आज का टॉपिक है इरिथ्रोपोइसिस। जो इरिथ्रोपोइसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसके 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इरिथ्रोपोइसिस है, इरिथ्रोपोइसिस का डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ याद होना चाहिए। इरिथ्रोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट, जो आरबीसी है उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, इसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस क्या है? मतलब जहाँ कहाँ से इरिथ्रोपोइसिस प्रोड्यूस हो रहा है, आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है वो देखेंगे। इन फीटल लाइफ, फीटल लाइफ मतलब जब बेबी फीटस के अंदर होता है उसको बोलते हैं इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में जो आरबीसी प्रोड्यूस होती है वो 3 स्टेजेस में होती है, अकर्स इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट है मीज़ोब्लास्टिक स्टेज। मीज़ोब्लास्टिक स्टेज उसमें क्या होता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ, मतलब जो हमारी फीटल लाइफ होती है वो कितनी 9 मंथ की होती है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ फीटल लाइफ द आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेसेनकाइमा ऑफ यॉर्क सैक। मतलब फर्स्ट स्टेज में ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ में फीटल लाइफ में आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? मेसेनकाइमा ऑफ यॉर्क सेल से प्रोड्यूस होती है। हेपेटिक स्टेज इसमें फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ मतलब 2 मंथ होता है उसमें तो यॉर्क सेक से होती है। उसके बाद कहाँ से होती है? 3rd मंथ ऑफ द फीटल लाइफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेनली लीवर से होगी एंड स्प्लीन एंड अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मेनली किससे होगी? लीवर से होगी। अदर में क्या आ जाएगा? स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन से भी प्रोड्यूस होती है। और फिर लास्ट स्टेज कौन सा होता है? मेलॉइड स्टेज, जिसमें क्या ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ फीटल लाइफ द आरबीसी इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लीवर। जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं फीटल लाइफ के, उसमें आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? रेड बोन मैरो से एंड लीवर से। तो ये था फीटल लाइफ के 3 स्टेजेस, जिसके फर्स्ट स्टेज में मेसेनकाइमा ऑफ यॉर्क सैक से यॉर्क सैक होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है आरबीसी। फिर उसके बाद हेपेटिक स्टेज में मेनली लीवर से और स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन से प्रोड्यूस होती है आरबीसी। और थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज में रेड बोन मैरो एंड लीवर से प्रोड्यूस होती है आरबीसी। किस में? फीटल लाइफ में। और उसके बाद न्यू बॉर्न एंड बेबीज एंड चिल्ड्रन इन एडल्ट्स में आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, मतलब जब 20 ईयर्स के पहले कितना आरबीसी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। रेड बोन मैरो के ऑल बोन से, जैसे ये लॉन्ग बोन हो गया, फ्लैट बोन हो गया, सब बोन से आरबीसी प्रोड्यूस होती है। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब एज हो जाती है 20 ईयर्स के बाद, क्या आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम मेम्ब्रेनस बोन, जैसे लाइक स्कैपुला हो गया, क्लेविकल हो गया, ऐसे एग्जांपल। तो आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन्स एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, और जो लॉन्ग बोन होते हैं उनके एंड से प्रोड्यूस होती है। शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन कंटेन येलो बोन्स, क्यों जो शाफ्ट होते हैं उनसे नहीं होती, क्योंकि उनमें क्या फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? येलो बोन मैरो हो जाता है ड्यू टू द फैट डिपोजिशन। तो इसके वजह से क्या कर देती है वो? लॉस इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन हो जाता है। इसीलिए आरबीसी आफ्टर द 20 एज कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ओनली फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन्स एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन से, शाफ्ट से नहीं होती है। तो ये था आरबीसी का जो डेफिनेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और उसके साइट क्या है? इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है इन फीटल लाइफ में और इन अडल्ट्स में, चिल्ड्रन और बेबीज़ में कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस क्या है? जो स्टेजेस मतलब इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट उसका कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट जो इरिथ्रोपोइसिस का स्टेज, इसमें देखेंगे जो स्टेम सेल होता है, जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, जो वो है प्लूरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि सब मतलब ये हर सब ब्लड को बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फॉइड, हर ब्लड को बनाती है। तो इसका ये जो स्टेम सेल होता है प्लूरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल, वो डिवाइडेड होता है किसमें? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड में और लिम्फॉइड स्टेम सेल में। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल बनाता है लिम्फोब्लास्ट, और इससे क्या बनता है? लिम्फोसाइट्स बनता है। और जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड होते हैं वो फिर से फर्दर डिवाइड होते थे किसमें? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड इरिथ्रोसाइट में, और ऐसे ये 3 में डिवाइडेड होता है। और जो ये होता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से जो बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। ये क्या बनाता है? हमारा आरबीसी बनाता है, और ये बनाएगा प्लेटलेट्स। और ये रहेगा कॉलोनी फॉर्मिंग, ये जो रहेगा ये बनाएगा डब्ल्यूबीसी। तो हमें क्या देखना है? हमें आरबीसी का देखना है, तो हम सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे जिसमें हमें आज का स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस देखना है। तो इस डायग्राम में जैसे कि प्लूरीपोटेंट हिमोपोइटिक स्टेम सेल है, इससे क्या बनेगा? कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनेगा। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट बनेगा। फिर
उसके बाद आरबीसी के स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगे कि आरबीसी का चेंजेस कैसा है, डेवलपमेंट। तो जैसे कि देख सकते हैं जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होते जा रहा है आरबीसी का, ये जो इसका जो साइज़ है उसमें रिडक्शन होते जा रहा है, इसमें रिडक्शन होते जा रहा है। और इसका जो न्यूक्लियस है, क्योंकि जब जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होते जाता है उस न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है और इसके कलर रेड होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्रोइथ्रोसाइट में। बट अपीयर कब होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। तो ये ऐसे फिर उसके बाद वो रेड अपीयर होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा आरबीसी क्या रेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं उसके स्टेजेस जो कि इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोइथ्रोब्लास्ट। उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोइथ्रोब्लास्ट। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज इसमें पहले तो प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल से क्या बनेगा, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। फिर ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट ये डिवाइडेड होगा 3 में, उस एक से डब्ल्यूबीसी बनेगा। हमको क्या देखना है, आरबीसी देखना है, तो हम आरबीसी का देखेंगे। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से बनेगा प्रोइथ्रोसाइट। तो प्रोइथ्रोसाइट में क्या होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 20 माइक्रो का होता है। और न्यूक्लियस में कितने हैज़ 2 और मोर न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, सिंगल न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और उसके प्लूरल में न्यूक्लियोलाई बोल रहे हैं। तो हैज़ 2 और मोर न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या है, बेसोफिलिक। जिसका जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होती है वो बेसोफिलिक होती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ये प्रोइथ्रोब्लास्ट होता है उसमें से मतलब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। बट अपीयर कब होता है, वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में होता है। तो ऐसा वाइवा में पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन अपीयर कब होता है, वो अपीयर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। और स्टार्ट उसकी सिंथेसिस स्टार्ट कब से हो जाती है, वो प्रोइथ्रोब्लास्ट में ही स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का डायमीटर कितना है, जो 15 माइक्रो, मतलब जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं उसका साइज़ में रिडक्शन होते जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 20 रहती है, फिर उसका साइज़ में रिडक्शन होकर कितना 50 माइक्रो क्या हो जाता है। उसका न्यूक्लियस नो न्यूक्लिया एंड डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लिया इसमें अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लिया डिसअपियर हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। और जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस होते होते डेंस हो जाते हैं, डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क हो जाता है। और स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी, बेसोफिलिक होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, न्यूक्लियोलाई जो डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से क्या डेवलप होएगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें डायमीटर कितना रहेगा, 10 to 12 माइक्रो डायमीटर रहेगा। इसमें 10 to 12 माइक्रो डायमीटर रहेगा। और उसका जो न्यूक्लियस रहेगा, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होगा, मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन से, तो क्या बनेगा, डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क। फिर वो डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क का फर्दर कंडेंसेशन होगा ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। और जो उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी रहेगी वो पॉलीक्रोमोफिलिक हो जाएगी। अब पॉलीक्रोमोफिलिक क्यों हो रही है, इसका रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, मतलब हीमोग्लोबिन अपीयरिंग स्टार्ट हो जाता है। और पहले से तो ये साइटोप्लाज्म इसका बेसोफिलिक होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से एसिडोफिलिक भी हो जाता है। तो बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक दोनों आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या पॉलीक्रोमोफिलिक हो जाता है। इसके लिए इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी मिक्सअप होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमोफिलिक बोलते हैं। फिर उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है उससे क्या डेवलप होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसका डायमीटर कितना होता है, 8 to 10 माइक्रो का होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस इंक स्पॉट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा हो जाता है, इतना कि वो विजिबल नहीं, इतना छोटा हो जाता है। इंक स्पॉट जैसे मतलब इंक का स्पॉट होता है ऐसे इतना हो जाता है। एंड स्मॉल विथ वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन होती है वो बहुत कंडेंस हो जाती है। स्मॉल विथ वेरी मच कंडेंस क्रोमेटिन नेटवर्क हो जाता है। और स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी रहती है, एसिडोफिलिक होती है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, उसकी वजह से ये क्या, उसका जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी एसिडोफिलिक हो जाती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है बाय पाइकाइनोसिस। पाइकाइनोसिस मतलब होता है कि जो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस डिसअपियर है, तो उस प्रोसेस को पाइकाइनोसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट से क्या डेवलप होगा, रेटिकुलोसाइट, जिसको इमेच्योर आरबीसी भी बोलते हैं, जिसका डायमीटर 7 to 7.5 माइक्रो का होता है। और इसमें न्यूक्लियस अपसेंट हो जाता है, टोटली अपसेंट हो जाता है। इसमें क्या इंक स्पॉट में रहता है, बट इसमें क्या पूरा टोटली अपसेंट हो जाता है। और इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी रहती है, बेसोफिलिक होती है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या, उसमें जो रेटिकुलम इस फॉर्म्ड, इसमें क्या रेटिकुलम फॉर्म्ड होता है, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसके रेटिकुलम होते हैं, इसलिए इसको रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं। रेटिकुलम इज फॉर्म्ड एंड सेल एंटर द ब्लड कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन। जो सेल होते हैं वो एंटर करते हैं ब्लड कैपिलरी में फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन से। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जिसमें हमारी आरबीसी डेवलप हो जाती है,
है उसको क्या बोलते हैं, मैच्योर आरबीसी बोलते हैं, या तो इरेथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 7.2 माइक्रो का होता है और न्यूक्लियस absent हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, हम पढ़े हैं कि आरबीसी क्या नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, तो इसमें न्यूक्लियस absent हो जाएगा। और स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, एसिडोफिलिक रहेगी। और इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है मैच्योर आरबीसी में, इस स्टेज में रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है और सेल अटेंड द बाई कॉन्केविटी, जो सेल होती है वो बाई कॉन्केविटी हो जाती है लास्ट स्टेज में। तो ये था इसका कि जैसे जैसे वो डेवलप होते जाता है आरबीसी का सेल, तो वो साइज़ में क्या उसका रिडक्शन होते जाता है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्योंकि इंटरमीडिएट से जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपीयर होने लगता है, इसलिए उसका कलर रेड होने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है उसके अंदर कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो रेड दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। अगर 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में पूछा गया तो ये डायग्राम विद डायग्राम और ये इसके स्टेजेस एक्सप्लेन कर देना। और ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो कि इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसका ये याद रहना चाहिए कि कहाँ मतलब किस जगह से इसका साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है।